मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। तो ये मेरा पहला वीडियो है आईपीसी से लेकर के। आईपीसी के संदर्भ में ये मेरा पहला वीडियो है। अब मैं आप लोगों को आईपीसी शुरू करूँगा पढ़ाना। तो यह भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम संख्यांक 45 है ये। आप देखिए, अधिनियम संख्यांक 45 ये पेपर में पूछा जाता है। भारतीय दंड संहिता का अधिनियम संख्यांक 45 क्या है, अधिनियम संख्यांक क्या है, ठीक है, तो आप इसे जानिए। तो 6 अक्टूबर 1960 को जो है 1860 सॉरी 6 अक्टूबर 1860 को जो है गवर्नर जनरल की इसको अनुमति मिली, ठीक है ना। जो भारत के गवर्नर जनरल थे ये इसकी अनुमति दिए, और यह जो बना यानी कि यह जो लागू हुआ 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी लागू हुआ 1 जनवरी 1862। ठीक है ना। यानी कि जो चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो वह जो है लागू हुआ, ठीक है। यानी कि उसके 100 साल पहले लागू हुआ था आईपीसी। आप इस ढंग से भी इसको याद रख सकते हैं। चीन के युद्ध से 100 साल पहले आईपीसी लागू हुआ था। चलिए उद्देशिका पढ़ते हैं। भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता को बंद करना समीचीन है। समीचीन का मतलब होता उचित है। अतः निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है। अब धारा 1 जो है उसका कोई बहुत विशेष महत्व तो नहीं रह गया है, क्योंकि जब से 370 हटा, अनुच्छेद 370 हटा, तब से अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। खंड 2 धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। तो भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड बता रहा है ये। तो ये कह रहा हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप, हर व्यक्ति का मतलब हर व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। कोई कौम हो, पद हो, जाति हो, पंथ हो, देसी विदेशी आदमी हो, सब आएगा। उपबंधों के प्रतिकूल, इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल के मतलब खिलाफ, इस संहिता के उपबंधों के खिलाफ यदि कोई कार्य करता है या कार्यलोप करता है, यदि कार्य करता है या तो कोई कार्य करेगा या तो लोप करेगा। लोप का मतलब वह कार्य नहीं करेगा या उपेक्षा करेगा, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। यदि वह कार्य करेगा या ऐसा लोप करेगा, इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा, उसको दोषी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है। नहीं तो नहीं का मतलब होता है कि इस संहिता के अंतर्गत जो अपराध उसने किया है वो परिभाषित नहीं है, इसलिए इस संहिता से वो परे मान लिया जाएगा, जो आईपीसी से परे मान लिया जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया। अब धारा 3 है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इससे जो है कुछ फंसाने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्री और मेंस दोनों में। दृष्टांत के तौर पर, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, अब भारत से परे किए गए किसी व्यक्ति के लिए उसमें इस संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भारत से परे यानी भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए, भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। अब जैसे एक उदाहरण है जार कर्म का। विदेश में जो है जार कर्म को जो है वह
जो है विदेश में जो जारकर्म होता है उसको अपराध नहीं माना जाता, लेकिन यह भारत में अपराध है। जारकर्म का मतलब होता है किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाना। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी विदेश है, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं पर है, तो वो मान लीजिए 2 भारतीय हैं, मान लीजिए ए और बी 2 भारतीय हैं, ए की पत्नी है सी, ये तीनों लोग जो है इंग्लैंड में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, जहाँ पे जारकर्म कोई अपराध नहीं है। बी ने, ये पति पत्नी है, ए और सी पति पत्नी है, बी ने इसकी पत्नी के साथ संबंध बनाया और चूंकि वहाँ के कानून के अनुसार जो है वो दंडनीय नहीं है। अब ये तीनों लोग जो है भारत में आते हैं तो ए जो है बी पे केस कर सकता है, ठीक है, जारकर्म के लिए। तो इस पर भारतीय विधि लागू होगी अगर भारत में आते हैं, तो इस संदर्भ में यह बताया गया है। और दूसरी बात ये कि संविधान का जो अनुच्छेद 245 खंड 2 है, 245 खंड 2, ठीक है ना, यह कहता है कि संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून बहिर्प्रदेशीय क्षेत्राधिकार होने के कारण असंवैधानिक नहीं होगा, ठीक है ना। संसद द्वारा निर्मित कोई कानून बहिर्प्रदेशीय माने कि प्रदेश के बाहर, भारत राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार होने के कारण असंवैधानिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो संविधान का अनुच्छेद, संविधान अनुच्छेद जो है 445 से भी इसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, राज्य क्षेत्रातीत, सॉरी, जो धारा 4 है, राज्य क्षेत्रातीत, राज्य क्षेत्रातीत मतलब अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, क्षेत्र से बाहर जा करके अपराधों पर संहिता का विचार। इस संहिता के उपबंध खंड 1, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, ठीक है। खंड 2, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किसी किए गए अपराध को भी लागू है। तीसरा, भारत में अविष्कृत कंप्यूटर संधान के लक्ष्य बनाकर कंप्यूटर संधान का लक्ष्य बनाकर मतलब साइबर अटैक, साइबर क्राइम नहीं होता है, लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना। जैसे अब हमने कंप्यूटर से कुछ लोगों को अपने ओर आकर्षित किया कंप्यूटर के माध्यम से, और नेपाल में जो हमारे मैत्री देश हैं, नेपाल में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हमने वहाँ के बच्चों को उकसाया कि ये इंग्लैंड के विरुद्ध जो है या नेपाल के विरुद्ध द्रोह करो। तो यह खंड जो खंड 3 जो इस बारे में बात करता है कि कंप्यूटर के माध्यम से जो आजकल 420 चल रही है हमारे देश में, उसको कैसे रोका जाए। अब देखिए, भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, अब इसका मतलब क्या समझेंगे, एक उदाहरण समझिए, एक उदाहरण इसको समझ लीजिए आप। जैसे, ठीक है, अब इसको आप समझ लीजिए, जैसे ए जो है दुबई में रहता है, ए जो है ए जो है दुबई में रहता है और वहाँ पे इसने हत्या कर दिया, बी की हत्या कर दी, ठीक है। ए ने बी की हत्या कर दी, कहाँ, दुबई में, यह हत्या दुबई में हुई है। और ए जो है भारत चला आता है, ये जो है दुबई से भारत चला आता है कि भागो यहाँ से, नहीं तो हमें दुबई का कानून या अरब का कानून हमें फांसी दे देगा, ठीक है ना। वो बचने के लिए चला आता है इंडिया, और बी का कोई जो हत्या का मैटर उठाने वाला है, यहाँ पर जो है केस उठा करके इंडिया में केस को जो है पुलिस के सामने FIR लिखवा करके जो है ए को जो है हत्या का दोषी ए पे ट्रायल किया जा सकता है FIR के माध्यम से, ठीक है। अब ये देखिए खंड 2,
भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, जैसे कोई पोत है अमेरिका में बना या कहीं भी बना, अमेरिका में बना, दुबई में बना, कहीं भी बना वो पोर्ट है, कहीं के जो मैन्युफैक्चरर ने उस पोत को बनाया, उस जहाज़ को, पानी वाले जहाज़ को बनाया, और उसकी रजिस्ट्री जो है वो भारत में हुई। अब क्यों भारत में हुई, पहला प्रश्न आपसे आपके दिमाग में उठता है, भारत में भाई अगर अमेरिका में कोई जहाज़ बनता है तो उसकी रजिस्ट्री भारत में क्यों हो रही है? ठीक है ना, हो सकता है अमेरिका में जो रजिस्ट्री है बहुत महंगी हो, इंश्योरेंस का कास्ट बहुत महंगा हो, ठीक है, तो उसको भारत में रजिस्ट्री कर दिया जाए क्योंकि सस्ता है, इंश्योरेंस भी बहुत सस्ता है, ठीक है, इसलिए लोग जो है भारत में उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। अभी एवरग्रीन जो जहाज़ था, एवरग्रीन आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले जो सुएज नहर में फंस गया था, 2-3 महीने पहले, आज 13 अगस्त 2021 है, 2-3 महीने पहले एक जहाज़ एवरग्रीन जो है सुएज नहर में फंस गया था, तो चाइना का जहाज़ था, लेकिन वो रजिस्ट्रीकृत जो है भारत में हुआ था, ठीक है, तो रजिस्ट्रीकृत भारत में हुआ था, वो भारत में रजिस्ट्रीकृत हो गया, तो चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू होगा। अब इस पोत पर जो है हत्या हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो उसका जो ट्रायल है वह इंडिया में चलेगा, ठीक है ना, इसका जो ट्रायल है वो इंडिया में चलेगा। अक्सर आप देखते हैं कि एक इटली का पोत था और उसने भारतीय नागरिक की हत्या कर दी, तो उसका ट्रायल जो है भारत में चलता है, अक्सर सुनने में मिलता है आपको, तो इसका यही पूरा लॉजिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गला अक्सर खराब रहता है मेरा। अब स्पष्टीकरण है, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किए गए हर ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। अब समझिए इस बात को, इस अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया हर ऐसा कार्य आता है, भारत से बाहर किया गया हर कोई ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता, ठीक है ना। यदि कोई ऐसा अपराध भारत में किया जाता है, भारत से बाहर किया जाता है, जो भारत में अपराध नहीं है, ठीक है। अब जैसे कुछ साल पहले आंख मारना जो है भारत में अपराध नहीं था, लेकिन अब बनाया गया है। तो आंख मारना अगर कोई विदेश में मार देता था या कहीं मार देता था तो उसके लिए केस नहीं चलता था, लेकिन अब जो है भारत में जो है इसको अपराध बना दिया गया है। कंप्यूटर संधान पद का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। अब ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर संधान कब जोड़ा गया, कि धारा 2 की उपधारा 1 या खंड ट में है, ठीक है ना, जोड़ा गया। अब दृष्टांत है, देखिए अब दृष्टांत से समझिए। क जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है। उगांडा एक अफ्रीका का देश है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए। अब वह युगांडा से भाग करके भारत में आ गया, ठीक है ना, वह क जो है युगांडा से भाग करके भारत में आ गया, ठीक है ना। जहां वह पाया जाए हत्या के विचारण के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, उसको दिल्ली लाने की जरूरत नहीं है। जिस जिले में वह पाया जाए उस जिले के FIR दर्ज होगा, उसी जिले में जो है उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। चलिए धारा 5, कुछ विधियों का इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कुछ विधियों का इस अधिनियम पर प्रभाव न डाला जाना। अब इसका मतलब समझिए, इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा द्रोह और अभितेजन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष स्थानीय उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी? क्योंकि ये जो सैनिक, एक मार्शल लॉ आपने सुनते होंगे, मार्शल लॉ, मार्शल का मतलब होता है सैनिक, अल्लाह का मतलब होता है कानून। तो सैनिकों का कानून एक होता है, वो जो है जो ये लोग जो कुछ करते हैं उसके अनुसार ये दंडित किए जाते हैं। कोर्ट मार्शल हो गया। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है कि सैनिक न्यायालय, कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है ना, सैनिक न्यायालय।
में उसका ट्रायल चलता है, कोर्ट मार्शल होगा तुम्हारा। अब लोग नहीं कहते कोर्ट मार्शल होगा, तो सैनिक न्यायालय में उसका जो है ट्रायल चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 स्पष्टीकरण है। अध्याय 2 स्पष्टीकरण है। तो साधारण स्पष्टीकरण, धारा 6 में की परिभाषाओं व अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। सॉरी, आज पता नहीं क्यों आज पढ़ने में गलती हो जा रही है। धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है सुनिए। इस संहिता में सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब हर जगह, अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और ऐसी हर परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड या उपबंध या दृष्टांत को दोहराया न गया हो। ठीक है ना। तो साधारण अपवाद क्या है? साधारण अपवाद क्या है, अब ये समझिए। जो एक साधारण अपवाद क्या है, तो आप देखते होंगे आईपीसी में जो है धारा 76 से लेके 106 तक, धारा 76 से लेकर के धारा 76 से लेके 106 तक साधारण अपवाद है। साधारण अपवाद का मतलब क्या है? आप सोचिए, साधारण अपवाद का मतलब क्या है। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां इंसान के सामने पैदा हो जाती हैं कि उसको वह कार्य करना ही पड़ता है। ठीक है, जिससे कानून जो है उस इंसान को छूट देता है। मान ले अगर हम किसी अपराधी को देखें कि वह रेप कर रहा है, तो हम उसकी हत्या उस समय कर सकते हैं, तो इससे कानून हमको छूट देगा। हमको भ्रमवश किसी ने गोली चलवा दिया जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उससे उस कृत्य को कानून छूट देगा। तो साधारण अपवाद का मतलब है कि कुछ आपवादिक परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में इंसान को जो वह कार्य करता है उसको वह दंड नहीं मिलेगा, उससे उसको छूट मिल जाएगी, या मानवीय भूल मान करके उसको क्षमा कर दिया जाएगा। क्षमा का प्रावधान किया गया है। अब देखिए दृष्टांत क, इस संहिता की वे धाराएं जिसमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है या अभिव्यक्ति नहीं करती हैं 7 वर्ष से कम आयु के, ये देखिए, शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। यह दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण, धारा 6 का क दृष्टांत, धारा 6 का जो धारा 6 का दृष्टांत क महत्वपूर्ण है। ठीक है, दृष्टांत का काफी महत्वपूर्ण है, जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बारे में कुछ बताता है। चलिए ख, दृष्टांत ख का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह यह को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उन साधारण अपवादों के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए व्यक्ति द्वारा आबद्ध हो। ठीक है, आबद्ध का मतलब उसको वचनबद्ध हो, उसको करना ही करना है, बाउंड हो। तो ये जो धारा 6 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसको समझिए आप लोग, क्योंकि इसमें 2 दृष्टांत भी हैं। ये दृष्टांत भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है भाई? साधारण अपवाद में तो लिखा है, उसके अलावा कहाँ लिखा हुआ है ये बताइए। धारा 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव
हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में दिया गया है। हर पद, पद का मतलब लाइन, पंक्ति, वाक्य। पद का मतलब होता है लाइन, पंक्ति, वाक्य। इस संहिता के किसी भाग में किया गया है। इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। ठीक है। लिंग, अब देखिए यहाँ से जो परिभाषा है कभी कभी बहुत क्लिष्ट हो जाती हैं। परीक्षा में बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लड़के या लड़की परीक्षा में बैठ रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समझें। लिंग कहाँ परिभाषित है? धारा 8 में, ये सब जानते हैं। अब पूछ देगा कि लिंग से क्या अभिप्राय है, पुरुष या स्त्री, पुरुष या स्त्री। लेकिन यहाँ पे आपको यह लाइन याद रखना है, ठीक है ना। पुल्लिंग वचन शब्द का प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हो, चाहे वह स्त्री हो या नारी। लिंग से पुरुष या स्त्री अभिप्रेत है, ठीक है। लेकिन पुल्लिंग वचन शब्द का जहाँ प्रयोग किया गया है वहाँ हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे वह नर हो या नारी। पुल्लिंग वचन से मतलब है उसका, ठीक है, लिंग से नहीं मतलब है। तो आपको परीक्षा में दे देगा लिंग से मतलब है स्त्री या पुरुष, पुल्लिंग से मतलब है नर या नारी, ठीक है। ऐसे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस लाइन को याद रखिए क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है परीक्षा में। धारा 8 लिंग, इसको सेक्स कहते हैं। धारा 9 वचन, जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो। तत्प्रतिकूल का मतलब जब तक इसके खिलाफ प्रतीत न हो, ठीक है ना। एक वचन द्योतक है, एक वचन द्योतक है माने कि गोतक जिसको कहते हैं, इंडिकेट। द्योतक का जो हिंदी शब्द होता है संकेत या इंडिकेट करना, ठीक है ना। इंग्लिश में इंडिकेट, हिंदी में संकेत, अगर आप और सरल भाषा में समझना चाहते हैं। एक वचन इंडिकेट द्योतक है, शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है। एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है, ठीक है। और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत जो है एक वचन आता है। धारा 10 है पुरुष और स्त्री। धारा 10 है पुरुष और स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान लगा करके आपको देखना है, ठीक है। तो ये पूछ देगा कि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। तो पुरुष में क्या आता है, इसमें पूछ देगा पुरुष, जो आईपीसी में पूछ देगा आपसे कि पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति, 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति, ठीक है। 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति पुरुष, आप समझ जाएंगे हाँ पुरुष माना जाता है, क्योंकि 18 वर्ष के नीचे तो बालक माना जाता है। आप दिमाग में आएगा नहीं आपके कि 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को पुरुष मानते हैं या 18 वर्ष के नीचे के बच्चों को जो है बालक मानते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। वो चाहे 1 साल का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 80 साल का हो, तो पुरुष के अंतर्गत किसी भी आयु का पुरुष। ठीक इसी प्रकार से स्त्री का अर्थ होता है किसी भी आयु की स्त्री, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे 6 महीने की हो, गर्भस्थ नहीं होना चाहिए, यानी गर्भ के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो 80 साल की बुढ़िया हो। स्त्री का मतलब स्त्री, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, आपको ऐसे ही कंफ्यूज कर दिया जाता है। यहाँ पर परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। व्यक्ति, ये भी एक परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के अंतर्गत क्या आएगा? कोई भी कंपनी या संगम, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं। निगमित हो, निगमित का मतलब होता है रजिस्टर्ड, निगमित का मतलब होता है रजिस्टर्ड, ठीक है। निगमित का अर्थ होता है रजिस्टर्ड। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। व्यक्ति शब्द में कृत्रिम या विधिक व्यक्ति भी शामिल होते हैं।
कोई मूर्ति ऐसा विधिक व्यक्ति होती है जो संपत्ति के स्वामित्व की क्षमता रखता है और इसलिए एक व्यक्ति है, तो मूर्ति को भी एक व्यक्ति माना जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे जो व्यक्ति शब्द लिखा हुआ इस पर एक केस है, कृष्णा वर्सेस कृष्णा वेन्नी। ठीक है, कृष्णा हम लिख दे रहे हैं, कृष्णा वर्सेज कृष्णा वर्सेस कृष्णा वेन्नी। ये जो मामला आया यह 1997 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1997 का, 1997 97 का यह फैसला है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धारा 11 में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, व्यक्ति में केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही नहीं शामिल होगा बल्कि विधिक व्यक्ति भी, चाहे वह निगमित हो या अन्यथा, किंतु उसमें राज्य शामिल नहीं होगा। निगमित हो या नहीं हो किंतु उसमें राज्य शामिल नहीं होगा। विधिक व्यक्ति में राज्य शामिल नहीं होगा। ठीक है ना, व्यक्ति के अंतर्गत राज्य शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोक, लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। लोक शब्द का क्या है? कोई वर्ग या समुदाय। ठीक है ना, वह लोक शब्द के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा, ये देखिए धारा 12 जो अभी हमने बताया ये महत्वपूर्ण है। सॉरी, धारा 12, धारा 11 महत्वपूर्ण है, धारा 10 भी महत्वपूर्ण है, जो स्त्री पुरुष के अंदर जो विभेद बताया मैंने, और धारा 9 भी और धारा 8। ठीक है, 8, 9, 10, 11 धारा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप मन से दिल से याद करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वीन को डिलीट कर दिया है। क्वीन नहीं पढ़ना आपको, क्वीन नहीं पढ़ना, ये बेकार है, निरसित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। धारा 14 सरकार का सेवक। सरकार का सेवक शब्द के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी अफसर या सेवक का द्योतक है। ठीक है ना, जो सरकार का सेवा करता हो उसके बदले में वेतन लेता हो। अब इसका मतलब ये है जो सरकार की सेवा करता हो, जनता की सेवा करता हो, उसके बदले में वेतन लेता हो, उसके बदले में सैलरी उठाता हो, तो वह जो है लोक सेवक आता है, सरकार का सेवक आएगा। अब धारा 15 जो है वो डिलीट है, धारा 16 वो भी डिलीट है। धारा 17, 18, 19 काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 17, 18, 19 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये तीनों, इससे परीक्षा भी पूछा जाता है मिलाने के लिए। इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार का, सरकार का अर्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट, इस सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सरकार का अर्थ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। भारत, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, अब हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य हो गया है। ठीक है। धारा 19 न्यायाधीश पद न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का द्योतक है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए सेशन कोर्ट ने हमको हमारे खिलाफ निर्णय दिया, अब हमें अपील करने का अधिकार है हाई कोर्ट में। यदि हम अपील न करें तो वही निर्णय अंतिम हो जाएगा। ठीक है।
अब दृष्टांत क्या है? ये कलेक्टर न्यायाधीश है, कलेक्टर जो है न्यायाधीश है, ठीक है। क्योंकि सिविल मामलों में, जो सिविल मामला का मतलब वही जो रेवेन्यू का या ज़मीन से संबंधित जो मामले देखते हैं सब सिविल ही जाते हैं, ठीक है। गुंडा एक्ट भी सिविल कलेक्टर देखता है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीश। अब यहाँ बताया गया है, ये दृष्टांत में बताया गया कि मजिस्ट्रेट भी एक न्यायाधीश होता है। अब ये सब ये नहीं इम्पोर्टेंट है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणा सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट ये दिया हुआ है, ठीक है ना। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायाधीश को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मामला जो सुपुर्द कर दिया जाता है तो सिर्फ विचारण करेगा। कोई भी न्यायाधीश जिसको सुपुर्द किया जाता है वह सिर्फ विचारण करेगा, लेकिन अंतिम आदेश नहीं देगा। अंतिम आदेश उसका हायर अथॉरिटी ही, जो हायर अधिकारी है या हायर न्यायाधीश वही देगा। उसके बाद विचारण करने के बाद, उसका ट्रायल करने के बाद उसको मैटर सौंप दिया जाता है वापस। अब है न्यायालय। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया, विधि द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो उद्योतक है। अब देखिए, यह कोई बहुत विशेष नहीं, इसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो घटक हैं वो क्या क्या है? पहला है न्यायाधीश या न्यायिक निकाय, जो दिया हुआ है। दूसरा है न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय विधि द्वारा न्यायिकतः कार्य करने के लिए सशक्त हो। 3 चीज़ें हैं। तीसरा है न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय उपयुक्त समय पर न्यायिकतः कार्य कर रहा हो। तो न्यायाधीश बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। न्यायाधीश बनने के लिए जो है 3 चीज़ों की, या न्यायाधीश बनने के 3 मुख्य कारण हैं, 3 घटक हैं। पहला है एक न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय। एक न्यायाधीश होना चाहिए, एक न्यायाधीश हो या निकाय हो, या न्यायाधीशों का निकाय हो। दूसरा, न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय विधि द्वारा न्यायिकतः कार्य करने के लिए सशक्त हो, विधि द्वारा कार्य करने के लिए सशक्त हो। तीसरा है न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय उपयुक्त समय पर, यानी कि उचित समय पर न्यायिकतः कार्य कर रहा हो, न्यायिकतः कार्य कर रहा हो। ये 3 चीज़ें जो होती हैं इस धारा में बताई गई हैं। चलिए अब है धारा 21 लोक सेवक। बहुत महत्वपूर्ण धारा है ये, ठीक है ना। धारा 19 है न्यायाधीश और धारा 20 है न्यायालय। आप ऐसे याद करिए, धारा 19 है न्यायाधीश, धारा 20 है न्यायालय।
उसके बाद आता है लोक सेवक। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का गोत्र जिसे तस्मिन पश्चात वर्णों में से किसी में आता हो, अर्थात पहला डिलीट कर दिया। दूसरा, भारत की सेना, भारत की नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर। तीसरा, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णयक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। ठीक है। चौथा, न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है। समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है। एक मिनट, ठीक है। लिक्विडेटर, समापक का अर्थ होता है लिक्विडेटर, ठीक है ना। लिक्विडेटर का मतलब वही होता है जो जब संपत्ति नीलाम होने वाली होती है, ठीक है, तो लिक्विडेटर करवाता है। रिसीवर, जिसको संपत्ति रिसीव दे दी जाती है जब नीलामी होती है, तो रिसीवर के अंतर्गत ही सारी संपत्ति रहती है कि कोई उसको दुर्व्यय न कर पाए। कमिश्नर, कमिश्नर को आप सभी जानते ही हैं, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, आदि प्रमाणित करे, यानी कि प्रमाणित करना, सर्टिफाइड करना, या रखे। आप लोग इसको पढ़िए, बहुत बड़ा है। पांचवा, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य। जूरी सदस्य का मतलब होता है बेंच, जैसे नहीं अब सुप्रीम कोर्ट का है डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, इसी को जूरी सदस्य कहते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में जूरी सदस्य कहते थे, बेंच को ही जूरी सदस्य कहते थे, अब बेंच उसका नाम हो गया है। एक जूरी में 4-5 जज होते हैं या 2-3 जज होते हैं, जैसे भी स्थिति हो। असेसर या पंचायत का सदस्य। असेसर भी वही होता है, मुझे ठीक से याद नहीं, असेसर वही होता है जो आप लोग को थोड़ा मैं बताऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। छठा, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। ये ठीक से आप लोग पढ़िएगा, ये जो धारा है, ठीक है, जो धारा है लोक सेवक जो है, आप लोग ठीक से पढ़िएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवां, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने या रखने के लिए सशक्त हो। परिरोध को मतलब अपने गिरफ्त में रखने के लिए, कहीं जा ना पाए वो। आठवां, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे। नौवां, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, जिसको रिसीवर कहते हैं, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे। रिसीवर अक्सर एसडीएम ही होता है, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, या कोई अन्य भी हो सकता है, लेकिन अक्सर एसडीएम को ही रखा जाता है। दसवां, हर ऑफिसर, एक मिनट, आप ये जो असेसर समझ रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है, असेसर का मतलब होता है जैसे नीलाम उलाम होने के बाद जो है, ये थोड़ा सा, असेसर का मतलब मरने के बाद जो संपत्ति जो विभाजित करवाता है, मरने के बाद, किसी के मरने के बाद जो संपत्ति विभाजित करवाता है या उसको रखता है, बंटवारा करता है, उसी को असेसर कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद है यही है असेसर का अर्थ, मरने के बाद जो संपत्ति को विनियोजित करवाता है, ठीक है, किसी के मरने के बाद बंटवारा करवाए, विनियोजित करवाए, जो भी करना हो। चलिए, 10वां, हर व्यक्ति जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी
संपत्ति को ग्रहण करे। ठीक है। ग्यारह, हर कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करता है जो जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचन अधिकारी के बारे में बात कर रहा है ये। बारहवां, हर व्यक्ति जो को दृष्टांत नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। नगर पालिका आयुक्त, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है, तो लोक सेवक की क्या कैटेगरी, ये पूरा दिया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, लगाइएगा। स्पष्टीकरण एक, स्पष्टीकरण, जब किसी धारा में स्पष्टीकरण दिया हो तो इसका मतलब है उस धारा को और उदार बना दिया गया है। ऊपर के वर्णों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं। देख रहे हैं ना आप, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं। दूसरा, जहां कहीं लोक सेवक शब्द आए वे हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हैं, चाहे उस ओहदे को धारण करने के लिए उनके अधिकार में कैसी विधिक त्रुटि हो। ठीक है। जैसे अब कहने का मतलब यह है, कोई मास्टर बन गया, कोई लड़का मास्टर बना, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के मास्टर बन गया, लेकिन जब तक वह उस पद पर है तब तक वो लोक सेवक समझा जाएगा। कोई एसडीएम है, अपनी फर्जी सर्टिफिकेट लगाया हुआ हाई स्कूल इंटर की, ठीक है, या फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा करके लोग आजकल बन जा रहे हैं, तो जब तक उस पद को वह धारण किए हुए है तब तक वह लोक सेवक, भले वो बाद में हटा दिया जाए। स्पष्टीकरण 3, निर्वाचन शब्द, निर्वाचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश में जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन शब्द, ऐसे इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। किसी विधायी, न्यायपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह कैसी ही स्वरूप का हो, सदस्यों का विचारण, सदस्यों का वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। वर्णार्थ का मतलब होता है व्याख्या, यहाँ पे लिखा है ना वर्णार्थ। जंगम संपत्ति, धारा 22 है जंगम संपत्ति। तो जंगम संपत्ति का अर्थ होता है मूवेबल संपत्ति। ठीक है ना, जो संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाई गई हो, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी। तो आप जब टीपीए पढ़ेंगे तो उसमें जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया, भूबद्ध कौन सी नहीं है। जंगम संपत्ति शब्दों में यह आशय है जिसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। मूर्त का संपत्ति जिनको छू करके देखा जा सके। मूर्त संपत्ति का मतलब होता है जिनको छू करके देखा जा सके या एहसास किया जा सके। किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो, ठीक है, या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ गई हो, इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। अब जैसे हमने कोई मशीन लगाया, उसका जैसे कोई मशीन है, उसका फाउंडेशन हमने ज़मीन में इतना गहरे तक गाड़ दिया है, उसको आसानी से उखाड़ नहीं जा सकता है। तभी नहीं अपना जो मशीन है या ट्यूबवेल है या नल है उसको हम चलाएंगे, तो उसको जो है भूबद्ध, उसको जो है मान लिया जाएगा, भूबद्ध चीज़ मान ली जाएगी। सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों धारा। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी संपत्ति का अभिलाभ है। सदोष अभिलाभ को आसानी से जो लाभ मिल जाए, बिना किसी फ्रॉड किए हुए जो लाभ हमको मिल जाता है, उसको सदोष अभिलाभ कर, जिसमें दोष न हो। सदोष का मतलब होता है जिसमें दोष न हो। ठीक है। अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो, जिसका वैध रूप से हकदार
अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो उसको सदोष अभिलाभ कहते हैं। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसे संपत्ति का सदोष का मतलब दोष रहित, दोष सहित। सदोष का मतलब होता है दोष सहित, गलती हो गई हमसे। सदोष का मतलब होता है दोष सहित। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। सदोष हानि, सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। ठीक है ना। तो इस धारा 22 और धारा 23 बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर सवाल, सदोष अभिलाभ क्या है, सदोष हानि कहाँ दी गई है। ठीक है, पूछेगा सदोष अभिलाभ और सदोष हानि किस धारा में परिभाषित है। धारा 22, धारा 23, धारा 24। तो आगे बढ़ते हैं। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है यह तब तक कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रहता है, और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। अर्जन का मतलब अर्जन करना। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। ठीक है ना। धारा 24 है बेईमानी से, बेईमानी से समझते ही आप लोग। धारा 25 है कपटपूर्व, कपटपूर्वक किसी को विश्वास दिला करके ले लेना। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है या कहा जाता है यदि उस बात को कपट करने के आशय से करता है या अन्यथा नहीं। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ आप हमको 100 रुपया दीजिए, मैं अभी आपको फुटकर कर देता हूँ। 100 रुपया दीजिए, इसका मैं चिल्लर दे देता हूँ या फुटकर करा दूँ, लेकिन वो 100 रुपया लेकर मैं भाग जाता हूँ, तो इसको कपट कहेंगे। धारा 26 है विश्वास करने के कारण। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विश्वास करने का कारण रखता है यह तब कहा जाता है जब वह उस बात को विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है अथवा अन्यथा नहीं। धारा 27 से धारा 27 से पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। तो धारा 27 क्या है, उसमें परीक्षा में आपसे पूछेगा। धारा 27 में परिभाषित है लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, पत्नी को छोड़ देगा। ठीक है ना। तो पत्नी, लिपिक या सेवक, 3 चीज़ है भाई। हम हैं तो हमारी बीवी के कब्जे में कोई संपत्ति होगी या अलमारी में कुछ भी रख दे, ताला लगा दे। हम अगर अफसर हैं तो जो संपत्ति होगी, जैसे फाइल है तो एक संपत्ति है, जैसे जो फाइल है, अगर कोई ऑफिसर है, अब जैसे जज है, उसकी सारी फाइलें उसकी संपत्ति है तो लिपिक के कब्जे में रहेंगी। और यदि हमने कुछ रखा हुआ तो कुछ सेवक के, जैसे हम मालिक हैं तो हमने जो है अपनी कुछ चीज़ें जो है नौकर को दे दी हैं, या हमने कहा कि इस कमरे का चाबी तुम रखो, इसके अंदर अगर कुछ गायब हो तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्पष्टीकरण। लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। धारा 28 है कूटकरण। धारा 28 है कूटकरण। ठीक है। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज से सदृश या आशय से करता है कि वह सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी। प्रवंचना मतलब तो होता है झांसा देना। यह कूटकरण करता है, यह समझा जाएगा। ठीक है। कूटकरण का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। दिखाया जाए 100 रुपया लिखा लेकिन लिख दिया जाए 1000, यह कूटकरण है। ठीक है। जैसे मैंने आपने हमको चेक दिया कि मिस्टर नायक को चेक दिया जाता है 1 लाख रुपया, इनको पे हो। 1 लाख को हमने जो है अपने बुद्धि, अपने चातुर्य से उसको 1 जोर और बढ़ा दिया, वो हो गया 10 लाख। ठीक है। और जो हिंदी में लिखा उसको भी हमने कुछ परिवर्तन कर दिया, इसको कूटकरण कहते हैं। धारा 29 है दस्तावेज। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है और जिससे
किसी पदार्थ या अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में प्रयोग किए जाने को आशायित हों या उपयोग किया जा सके। धारा 29 महत्वपूर्ण है, देखिए आप इसको। अब यह कह रहा है कि दस्तावेज द्वारा किसी भी व्यक्ति या विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षर, जैसे पत्थर है, पत्थर एक पदार्थ है, उस पर उकेर दिया गया है, खोद के उस पर अक्षर लिख दिया गया है। चिन्ह है, अब जैसे हमने जमीन को खोद करके कोई अंक या चिन्ह बना दिया है, या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्तः या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने के आशायित हो या उपयोग किया जाए। जो उस पत्थर या जो कुछ हमने लिखा है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। स्पष्टीकरण, यह तत्वहीन है कि किसी साधन द्वारा किस पदार्थ या अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशायित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। तो दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं पूछा जाएगा कि यह जो अब जैसे पत्थर पे हमने जो है उकेर दिया, या कोई चित्र या कोई फोटो या कोई कोडिंग कर दिया, कुछ लिख दिया, तो यह नहीं पूछा, या न्यायालय में यह नहीं प्रश्न उठेगा कि इसको किस हथियार से लिखा गया है, उसको भी लाइए, ठीक है। तो यह तत्वहीन है। अब जैसे कोई दूसरी बात यह है, जैसे कोई दस्तावेज है किसी गुप्त स्थान पर रखी हुई है, अब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, अब ये दस्तावेज नहीं मिल रहा, मैंने एक चोर से कहा कि फला कमरे में जो है दस्तावेज रखा हुआ उसको उठा के लाओ, जो अब चोर गया उस दस्तावेज को उठा ले आया, जिससे कोई व्यक्ति जो दोषी सिद्ध होने वाला था वह जो है बरी हो जाता है, वो छूट जाता है, निर्दोष साबित हो जाता है। तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि ये दस्तावेज कहाँ से लेके आए हो, तुम चोरी से लेके आए हो कि डाका मार के लेके आए हो, कि डाका डाल के लेके आए हो, ठीक है। लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखें 52 मिनट का होता है। अब धारा 30 जो है अब कल से शुरू करेंगे, अब दूसरे सेशन वीडियो में शुरू करेंगे। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।